हेलो बच्चों, भौतिक विज्ञान के चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत विभव, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने विभव को समझा और विभव कैसे ज्ञात किया जाता है ये जाना, जिसमें बिंदु आवेश के कारण विभव, द्विध्रुव के कारण विभव, गोलीय कोश, चालक गोला, अचालक गोला आदि आदि और द्विध्रुव के कारण विभव किसी बिंदु पर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, कितना होता है और किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हमने समझा। आज हम स्थितिज ऊर्जा को समझने वाले हैं। बच्चों, जब हमने इस अध्याय को प्रारंभ किया था तो अध्याय प्रारंभ में विभव को समझने से पहले हमने स्थितिज ऊर्जा को समझा था। क्या थी स्थितिज ऊर्जा? थोड़ा सा आप इसे याद करें कि यदि कोई आवेश है तो इस आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा। मान लेता हूं यहां तक ये इसका विद्युत क्षेत्र है। सामान्यतया आप जानते हैं किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र अनंत तक लिया जाता है, और अगर इस विद्युत क्षेत्र के बाहर कोई आवेश स्थित है, यहां कोई आवेश स्थित है, तो इस आवेश पर चूंकि ये विद्युत क्षेत्र से बाहर है इसलिए इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा और इसलिए इस आवेश को बाहर कहीं भी ले जाने पर, चलाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र में लाते ही इस आवेश पर इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगने लगेगा और परिणाम स्वरूप हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कार्य करना पड़ेगा। ये जो कार्य होगा, ये कार्य इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा, या यूं कहूं कि इन दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। बच्चों, यदि अनेक आवेश स्थित हैं, मान लें कि हम किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में अनेक आवेश स्थित हैं, जैसे एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है, तो फिर ये तीन आवेशों से बना निकाय हो गया। अब इस तीन आवेशों से बने निकाय की भी एक स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका क्या तात्पर्य होगा कि अनंत से, अनंत का तात्पर्य है इस विद्युत क्षेत्र के बाहर से इस आवेश को लाया जाता है तो भी कार्य करना पड़ेगा, इस आवेश को लाया जाएगा तो भी कार्य करना पड़ेगा, यानी परिणामी जो कार्य होगा वो कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में जाना जाएगा। इस स्थितिज ऊर्जा से मतलब क्या है? स्थितिज ऊर्जा से मतलब क्या है? समझें कि जब हम इस आवेश को यहां से यहां तक लाए तो दोनों आवेशों के बीच, मैं एक क्षण के लिए मान लूं ये समान आवेश है दोनों, तो दोनों आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगा और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें जाकर बाह्य बल को जाकर कार्य करना पड़ेगा, और इसलिए ये जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है ये कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यदि हम कहें कि विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक मान होगा स्थितिज ऊर्जा। बच्चों, इसलिए हम लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा जो है U, इट इज किया गया कार्य बाई एक्सटर्नल फोर्स, या किया गया कार्य बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहां पर EF लिख रहा हूं, उसका ये ऋणात्मक मान है, जो जैसा हमने विद्युत क्षेत्र में समझा था ठीक उसी प्रकार से। अब यदि पहले से कोई आवेश यहां स्थित है, यहां पर, और पहले से आवेश स्थित है इस विद्युत क्षेत्र में, तो हम क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि इन दोनों आवेशों को यहां तक लाया गया है और लाए जाने में कार्य संपन्न हुआ है और इसलिए वो कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में संचित है। अब यदि हम इस आवेश की स्थिति को परिवर्तित करें, इस आवेश को यहां से हटा के यहां रखें, तो भी हमने समझा कि कार्य होगा। और इस प्रकार जब एक आवेश को दूसरे स्थान ले जाएंगे या दोनों आवेशों में से किसी को भी बदलेंगे, निकाय की संरचना में परिवर्तन करेंगे, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। और सामान्यतया हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की ही बात करते हैं। बच्चों, ये सब करते समय हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, क्योंकि हम जो कार्य देख रहे हैं, ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो कार्य केवल इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बलों के विरुद्ध होना चाहिए। अन्य किसी
अन्य किसी बल के विरुद्ध या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करने के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा वो इस स्थितिज ऊर्जा में शामिल नहीं होगा। एक और यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि हमने दो राशियां समझी थी, एक विद्युत विभव, एक स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत विभव क्या था? विद्युत विभव था अनंत से किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और स्थितिज ऊर्जा क्या थी? किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से या अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो दोनों में क्या अंतर है? यदि मैं एकांक आवेश को लाऊं तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? एकांक आवेश के लिए कार्य क्या था? विभव था। अब इसमें पूरी बात है, क्या पूरी बात है? मैंने लिखी शॉर्ट में है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने में किया गया कार्य। अब यह यदि एकांक आवेश की जगह में किसी Q आवेश को लाऊं तो उसके लिए कार्य जो करना पड़ेगा उस कार्य को हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। अब आप देखें कि यहां पहले मैं एकांक आवेश लेता हूं, उसके बाद में Q आवेश लेता हूं, बाकी का सारा सिस्टम वही है, यानी ये स्रोत आवेश वही है, विद्युत क्षेत्र वही है। तो एकांक आवेश को यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य उस कार्य की तुलना में Q आवेश को लाने में अधिक कार्य करना पड़ेगा। आप समझें कि यदि 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा मान है, 1 कूलाम आवेश अगर यहां पर लाते हैं तो कोई कार्य V करना पड़ता है। तो 10 कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 10 × V, एक नियम लग गया। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यदि Q आवेश को लाना है तो किया गया कार्य एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य का Q गुना अधिक होगा। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य V, तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य QV। ये स्थितिज ऊर्जा और विभव दोनों को जोड़ रहा है और इसी का हम उपयोग करके किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो हमें जो यहाँ पर दोनों में क्या संबंध मिला, अतः हम कह सकते हैं कि U यानी स्थितिज ऊर्जा जो है विभव का Q गुना है जो आवेश आप यहाँ लाए हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और विभव में ये संबंध है। बच्चों, अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेकर इसको समझने की कोशिश करें। तो सर्वप्रथम मैं ले लेता हूं कि यदि 2 आवेशों का कोई निकाय है, क्योंकि हमें आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, जिसमें हमें ये नहीं कहा गया कि आवेश कितने हैं, तो हम पहले 2 ले लेते हैं, फिर 3 आवेश ले लेते हैं, फिर 4 ले लेते हैं। इसी प्रकार से आप आगे करते जाएंगे। तो मैं पहले ले रहा हूं 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या है? इसका तात्पर्य क्या है समझे। मान लेते हैं यहां 2 आवेश रखे हैं, Q1 और Q2, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लिया R। अब स्पेसिफाई कर दें कि R12 है। क्योंकि 2 ही आवेश है इसलिए ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, पर आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से वैसा ही लेके चलते हैं। तो ये 2 आवेश एक दूसरे के निकट रखे हैं और इसलिए इन दोनों आवेशों के निकाय में एक स्थितिज ऊर्जा संबद्ध होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जैसा अभी हमने यहां समझा कि इस आवेश को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य है। अब वास्तव में ये दोनों आवेश इन बिंदुओं पर हैं, A और B बिंदुओं पर हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों ही आवेशों को बिंदु A और बिंदु B पर लाया गया है। तो हम एक क्षण के लिए ये मान लेते हैं कि ये आवेश Q2 भी अनंत पर था और ये आवेश Q1 भी अनंत पर है। यहां दोनों ही आवेश नहीं है। अब पहले मैं इस आवेश को यहां तक लाऊंगा। जब मैं इस आवेश को यहां तक लाऊंगा
तो क्या मुझे लाने में यहाँ कोई कार्य करना पड़ेगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस कार्य को देख रहे हैं जो किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर करना हो। तो बाह्य साधन को इस आवेश को Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं इस Q2 आवेश को लाऊं यहां, तो Q2 आवेश को लाऊंगा तब क्या कार्य करना पड़ेगा? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि उस समय Q1 आवेश का विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा और उस विद्युत क्षेत्र में जब इस आवेश को लाएंगे तो इस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, परिणाम स्वरूप बाह्य बल द्वारा कार्य संपन्न होगा और इसलिए स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अब आप इसको उल्टी तरीके से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले मैंने Q2 आवेश को अनंत से यहां तक लाया, दोनों अभी अनंत पे हैं, Q1 और Q2 दोनों अनंत पे हैं। अब मैं पहले Q2 आवेश को लाऊं तो क्या कोई कार्य करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि पहले से कोई यहां विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब Q1 को अनंत से यहां लाऊं तो कार्य करना पड़ेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि इस Q2 आवेश का अब विद्युत क्षेत्र उपस्थित है और फिर विद्युत क्षेत्र के कारण इस Q1 आवेश को जब यहां लाया जाएगा तो बल लगेगा। तो इस प्रकार हम यहां पर विभव की सहायता लेकर या बिना विभव की सहायता लेकर, होगा तो विभव से ही हम यहां स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो लिखूं मैं कि माना किसी निकाय में Q1 व Q2 आवेश परस्पर r दूरी पर हैं, R12 नाम दे दिया मैंने, स्थित हैं, जिसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। और अब ये निकाय है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का मतलब इस आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो पहले A को लाएंगे, A पर Q1 को लाएंगे, फिर B पर Q2 को लाएंगे, टोटल कार्य देखेंगे। तो मैं पहले लिखूं कि यदि Q1 आवेश को अनंत से बिंदु B तक, A बिंदु लिया है, बिंदु A तक लाया जाए तो संपन्न कार्य कितना होगा? W1 बराबर 0। क्यों होगा? क्योंकि प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र 0 है, 0। अब Q1 के बाद मैं अनंत से Q2 आवेश को लाता हूं तो कार्य करना पड़ेगा। लिखूं यदि Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाया जाए, B तक लाया जाए तो बिंदु A पर स्थित विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य संपन्न होगा। कितना होगा? और हम जानते हैं कि एकांक आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसका Q2 गुना अधिक होगा। अभी प्रारंभ में हमने समझा कि एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य V होता है तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य QV होगा। तो इस आधार पर मैं लिखूंगा कि यदि बिंदु B पर विभव V है, विभव V का मतलब क्या है? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। एकांक पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में आपके याद करने के लिए। एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य V है
तो Q आवेश के लिए यानी Q2 आवेश के लिए जो कार्य किया जाएगा वो कार्य होगा W2। तो W2 क्या बनेगा बच्चों? Q2V। बस ये संबंध हमें याद रखना है कि स्थितिज ऊर्जा जो है विभव का Q टाइम्स होती है, यानी Q गुना होती है। अब आप यहां पर V की वैल्यू रख दें तो क्या बनेगा? अतः W2 बराबर Q2 इंटू V। अब इस बिंदु पर विभव कितना? बिंदु B पर सोचे विभव कितना? विभव हमने किसके कारण? इस बिंदु आवेश के कारण, जो हमने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण। यदि बिंदु आवेश है कोई Q, R दूरी पर विभव कितना होगा? कि Q/R। तो यहां पर बिंदु आवेश Q1 है, इस Q1 के कारण विभव कितना होगा? कि Q1/R, क्योंकि हम विभव की बात कर रहे हैं जहां एकांक धनावेश को ला रहे हैं। तो V है यहां V बराबर KQ1/R, लेकिन हमने इस बिंदु को कितनी दूरी पर लिया है? R12। तो मैं लिखूंगा यहां KQ1/R12। तो W2 बन गया KQ1 Q2/R12। ये कार्य है। इसको आप चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, W2 बराबर Q1 Q2/4πε0R12। अभी इसको नहीं दें। अब टोटल कार्य देखें। क्योंकि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या है? Q1 आवेश को भी अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य, Q2 आवेश को भी अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य। तो पहला कार्य है 0, दूसरा कार्य है आपके W2। बच्चों अब मैं इन दोनों को योग कर दूं तो परिणामी कार्य कितना होगा? दोनों का योग होगा, बीजगणितीय योग होगा, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा है वो किया गया कार्य है, यानी जो अदिश राशि है। तो मैं लिखूं अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा दैट इज U बराबर W1 प्लस W2। स्थितिज ऊर्जा वही कार्य है। तो U बराबर आ गया, ये W1 0 है तो इसको मैं नहीं लिखूं, वापिस Q1 Q2/4πε0R12। ये है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आप एक बार नोट कर लें इसे। बच्चों अब 1 मिनट के लिए विचार करें कि स्थितिज ऊर्जा है, किया गया कार्य है जो कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो यहां कार्य धनात्मक है, यानी स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो सोचें यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं तो लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य बल को कार्य करना पड़ेगा, और बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। तो कार्य करना होगा, यानी कार्य धनात्मक है। तो यहां ये पॉइंट है कि यदि दोनों आवेश धनात्मक हैं तो लिखना आप प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अतः स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी। अब सोचें कि यदि दोनों आवेश, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, यानी दोनों आवेश विपरीत हैं। मैंने यहां दोनों आवेश धनात्मक लिख दिया है, आप इसको लिखते हैं दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। लेकिन यदि दोनों आवेश
असमान प्रकृति के हैं तो प्रकृति के हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो अब जब हम इसको लाएंगे तो कार्य विद्युत क्षेत्र करेगा, यानी विद्युत बलों द्वारा कार्य संपन्न होगा। बाह्य साधन को लाने में कार्य नहीं करना पड़ेगा, विद्युत बलों द्वारा किया गया कार्य होगा। हालांकि आप इसको थोड़ा सा ढंग से समझें तो इस तरह से देख सकते हैं कि जब मैं अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर जैसे ही आऊंगा तो प्रतिकर्षण बलों के आकर्षण बल यहां लगने लगेंगे और वो आकर्षण बल स्वतः ही इस ऋणात्मक आवेश को इस ओर ले जाएंगे, यानी ले जाने का कार्य ये करेगा। लेकिन जो परिभाषा है उस परिभाषा में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यदि इसको यहां से स्वतः ही छोड़ दें तो बल लगेगा, बल के कारण त्वरण आएगा यानी वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। और इसलिए हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको इस तरह से लाना है कि इसकी गतिज ऊर्जा में यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो, बिना त्वरित किए लाना है। और इसलिए बाह्य साधन को, बाह्य बल को भी एक कार्य करना पड़ेगा, परंतु जो वास्तविक इसको लाने में कार्य कर रहा है वो ये आवेश है, आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इसलिए इसका कार्य धनात्मक है। और परिभाषा अनुसार जो स्थितिज ऊर्जा है वो विद्युत बलों द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान है, और इसलिए बाह्य बल को यहां से यहां लाने में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब सोचें, इसको इधर से लाने का कार्य ये करेगा स्वतः ही, हमें तो इसको थोड़ा सा इधर बल लगा के रोक के रखना है। रोक के रखने से तात्पर्य है कि उसके वेग में वृद्धि नहीं होने देनी है। जिस तरह से हम सड़क पे चलते हैं, चढ़ाई करते हैं किसी ऊंचाई की तरफ, तो हम साइकिल चला रहे हैं अगर, तो हमें बाह्य बल द्वारा अपना स्वतः का बल लगा के कार्य करना पड़ता है। लेकिन जब नीचे उतर रहे होते हैं तो हमें ब्रेक का उपयोग करके नीचे उतरना होता है। हम पूरी स्वतंत्र रूप से साइकिल को छोड़ नहीं देते, एक निश्चित वेग से हमें नीचे आना होता है। तो इसी तरह से यहाँ अगर धनात्मक आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन ऋणात्मक आवेश होगा तो ये लाने का कार्य यही करेगा, तो इसका कार्य धनात्मक होगा। बाह्य बल को इधर रोक के रखना है ताकि इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो, तो इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अतः स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। बच्चों, अब आप समझ गए कि यदि निकाय की संरचना में परिवर्तन किया जाए, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र, अब ये किस आवेश का विद्युत क्षेत्र है हमें ये ज्ञात नहीं, तो फिर यहां पर ये हमें ज्ञात है कि इस बिंदु पर विभव कितना है, वही तो Q आवेश को लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा यहाँ, QV। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र हो तो उस विद्युत क्षेत्र से एक स्थितिज ऊर्जा जुड़ी हुई है, यानी प्रत्येक विद्युत क्षेत्र से एक स्थितिज ऊर्जा संबद्ध होती है, यानी जुड़ी होती है। अब दोनों आवेश ये हैं, इसका मतलब इनके पास एक स्थितिज ऊर्जा है, और यदि इन दोनों आवेशों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेंगे, उसी स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके गति करेंगे। जैसे कल्पना करें दोनों धनात्मक हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। यदि दोनों ऋणात्मक हैं तो भी दूर जाने लगेंगे, लेकिन एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो दोनों निकट आने लगेंगे। स्वतः ही होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण दोनों पे बल लगेगा, बल के कारण त्वरण आएगा और इसलिए एक दूसरे के निकट आएंगे। अर्थात जो
निकट आएंगे तो उनकी गति बढ़ेगी, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा आएगी। तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यदि निकाय के आवेशों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। तो बच्चों, ये था स्थितिज ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक टॉपिक, जिसमें आपने दो आवेशों से संबद्ध स्थितिज ऊर्जा को समझा। अब हम यदि तीन आवेश हों तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, आप पहले नोट कर लें इसको। बारी है तीन आवेशों के निकाय की। तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पूरा टॉपिक यही, तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब मान लेता हूं कि ये तीन आवेश हैं। एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2 और तीसरा आवेश है Q3। किस बिंदु पर हैं? ए बिंदु पर, बी बिंदु पर और सी बिंदु। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैं कुछ नाम दे देता हूं। इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं बच्चों 1 2 है, 1 आवेश 2 आवेश, तो R12। और इस आवेश को, दूरी को दे रहा हूं नाम R13, और ये बन जाएगी, आप सोच लें, R23। ये दूरी है। अब इस निकाय की हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझें। तो मतलब ये है कि इन आवेशों को यहां तक लाने में किया गया कार्य। तो पहले Q1 को लाएंगे, फिर Q2 को लाएंगे, फिर Q3 को लाएंगे और कार्यों को, उनका बीजगणितीय योग प्राप्त करेंगे। लिखें कि माना किसी निकाय में बिंदु A, B व C पर Q1, Q2 व Q3 आवेश स्थित हैं, जिनकी दूरियां भी लिख देना आप, जिनकी दूरियां R12, 23 और 13 हैं, स्थित है, तथा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं कि अनंत से उन स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य है। तो हम एक एक करके प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं लेता हूं Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में संपन्न कार्य कितना बताएं? 0। पहले मैं मान लेता हूं तीनों बिंदु खाली हैं। तीनों बिंदुओं पर कोई आवेश नहीं है, और साथ में ये भी मान रहा हूं कि आसपास भी कोई आवेश नहीं है, यानी पूरा एरिया जो है शून्य विद्युत क्षेत्र का। अब पहले मैं अनंत से Q1 आवेश को लाऊंगा। अनंत से यहां Q1 आवेश ले आए, तो कोई विद्युत क्षेत्र था ही नहीं, तो Q1 आवेश को लाने में कोई कार्य करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र नहीं था तो इस आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा था। और कार्य तब करना पड़ता है जब पहले से कोई बल क्षेत्र उपस्थित होता है, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अब दूसरी स्थिति है, मैं Q2 आवेश को लाऊं, तो लिखूं मैं Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में
संपन्न कार्य अभी आपने समझा है, और उस बात को आप याद रखें, क्योंकि बार बार हम इनिशियली जो प्रारंभिक स्थिति है वहां पर जाकर चर्चा करनी संभव नहीं होती। तो हमने ये समझा था कि जब Q1 और Q2 आवेश, दो आवेश परस्पर किसी दूरी पर स्थित होते हैं, तो जो उनकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होती है। ये स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों के लिए है। अब यही स्थिति यहां उत्पन्न हो रही है, क्योंकि मैं अनंत से Q2 आवेश को यहां लाया हूं। तो कार्य क्यों करना पड़ा? क्योंकि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र था, तो ये दो आवेशों का वही निकाय बन गया। तो मैं लिखूंगा इसको Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12। अब तीसरे आवेश को लाऊं तो Q3 आवेश को बिंदु C तक लाने में संपन्न कार्य, दैट इज W3। अब थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि अब ये दो आवेश पहले से उपस्थित हैं और तीसरे आवेश को मैं अनंत से ला रहा हूं। तो जब तीसरे आवेश को लाऊंगा तो ये आवेश भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये आवेश भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और इस आवेश को लाने में इन दोनों आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, या इन दोनों आवेशों के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और इसलिए इस आवेश को जब यहां तक लाएंगे तो जो कार्य होगा वो इन दोनों आवेशों के कारण प्राप्त कार्यों का बीजगणितीय योग होगा। तो क्या होगा? मैं यहां पर Q3 आवेश लाया हूं, तो पहले इसके विरुद्ध कार्य देख लो। तो क्या बनेगा? ये दो बिंदु आवेश हो गए। अभी जो फॉर्मूला लिया Q1 एंड Q3, तो ये हुआ Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R13 प्लस इस आवेश को इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, दैट इज Q2 एंड Q3। तो Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड R इज 23 R23। अब तीनों के लिए हमने कार्य निकाल लिया, तो कुल कार्य ज्ञात करके हम इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिखूं अतः निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा जो आएगी U बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। हम यहां इसको डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, बीजगणितीय योग प्राप्त कर रहे हैं। धनात्मक ऋणात्मक हो तो उसका ध्यान रखेंगे, सदिश योग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अदिश भौतिक राशि है। तो U बराबर W1 इज 0, ठीक है, चलो लिख देता हूं, प्लस W2 इज Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R12 प्लस W3, दिस इज Q1 Q3 by 4 pi epsilon 0 R13 plus Q2 Q3 by 4 pi epsilon 0 R23। इसको हटा दूं तो ये जो है निकाय की, तीन आवेशों के निकाय की हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी। बच्चों, इसको आप सिग्मा का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। अब सिग्मा का जब प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो U बराबर, गौर से देखें, तो सिग्मा बराबर नहीं, U बराबर, ये Q को देखें, एक Q1 है एक Q2 है। पहले मैं एक डिजिट को देख रहा हूं, पहली डिजिट को, पहला जो अक्षर लिखा है Q1, फिर Q2, फिर इसमें से ले लेता हूं Q2 और फिर इसमें से ले लेता हूं Q3। तो आप देखें यहां एक क्रम चला है, इसको पहले लिख देता तो भी कोई बात नहीं। तो यहां जो Q बदल रहा है वो मैं I बराबर 1 2 3 लिख देता हूं, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे इसको देखें, दूसरे अक्षर को Q2 Q1 Q3, फिर इसमें बदल रहा है, तो यहां पर भी मैं QI तो नहीं लिख सकता क्योंकि दोनों सेम नहीं है, तो मैं यहां पर कोई दूसरा वर्डिंग दे देता हूं QJ, और उस J का मान भी आप जानते हैं
जो है 1 2 3 ही है। पर यहां देखें दोनों सेम नहीं है, तो मैं यहां लिख दूंगा I शुड नॉट बी इक्वल टू J। दोनों बराबर एक ही नहीं है। और अपॉन में लिखूंगा तो आप देख लें 4 पाई एप्सिलॉन 0 R I एंड J। पहले वाला इससे जुड़ा है, दूसरे वाला इससे जुड़ा है। लेकिन ऐसा जब हम करेंगे तो यहां पर 3 की जगह 6 पद आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मैं I को बदलूंगा 1 और J को मैं 1 ले नहीं सकता हूं, तो 2 ले सकता हूं, तो 1 2 हो गया, तो ये आ रहा है। लेकिन अगली बार मेरे को इस नियम को लगा के इसको जब 2 लेना होगा तो इसको 2 नहीं लेके 1 तो मैं ले ही सकता हूं, तो यहाँ 2 1 हो जाएगा। तो Q12 और Q21 दोनों एक ही चीज है और वो पद 2 बार आ गए। ऐसा कैसा सभी के साथ होगा, तो यहां पर दोहरे पद प्राप्त होंगे और इसलिए मुझे इसके आगे 1/2 यानी हाफ का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सिग्मा के फॉर्म में भी स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हैं। तो बच्चों, स्थितिज ऊर्जा को आपने समझा, आशा कर रहा हूं समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझको इसमें मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आंसर दे दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक शेष हैं जो द्विध्रुव से संबंधित हैं, जिनको मैं अगले वीडियो में लूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।